कि आपने मरकज़ के ऊपर, जमातियों के ऊपर उंगली उठा कर के बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये जो 2 कत्ल हैं जो आपने किए हैं भूखा रख करके, इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे हम। देश में नफ़रत का माहौल बनाने के लिए, एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए, और आईटी एक्ट में 153A, B, C में इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता हैं। ये जो दलाल टीवी हैं, गोदी मीडिया है, अर्नब गोस्वामी का पेड मौलाना लोग हैं, ये इनको बताया जाता है कि आज हम ये बात करेंगे, आपको ये बात करनी है, आपको इस तरह से आज गाली खानी है, आपको इस तरह से हिंदू के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना, आपको हिंदुस्तान के बारे में इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जिससे जा कर के जो है नफ़रत का माहौल बढ़े। हिंदुस्तान में 10,000 लोगों से ये सवाल पूछिए, क्या आप इन मौलानाओं को अपना नुमाइंदा समझते हैं? तो आपको जवाब में जितनी गालियां सुनने को मिलेंगी, जितनी आपको नाराज़गी उठानी पड़ेगी, वो शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। तो ऐसे जलील लोग तो मुसलमानों के नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। ये चैनल से पे बैठ करके जितनी गालियां खाते हैं, जितनी देर गालियां खाते हैं, उससे ज़्यादा देर वहीं पे चेक लेने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ए मुल्ले इधर आ, इस तरह की ज़बान सुनते हैं ये लोग। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद परवेज़, ओखला में। परवेज़ सर, जिस तरीके से अभी ये माहौल चल रहा है, कोरोना के जो मरीज़ हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के बीच में जो सुल्तानपुरी से है एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर एक शख्स की जो है डायबिटीज़ का मरीज़ था, वो खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। सबसे पहले मैं इस पर जानना चाहूँगा इसके। देखिए सर, बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी भूख से मर जाए, वो भी जो दिल्ली सरकार की निगरानी में उनके क्वारंटीन सेंटर में हो। ये बहुत अफसोस की बात है कि एक डायबिटिक आदमी, जिसको आपको पता है कि उनको रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर्स कहते हैं इनको हर 2-3 घंटे पे खाना चाहिए, आप उनको अगर मान लीजिए दिन में 3 बार खाना दे रहे हैं तो भी उनके लिए बहुत नुकसानदेह है वो। आप उनको अपनी मर्ज़ी का खाना खिला रहे हैं। अरे आप उनसे पैसे ले लीजिए, उनको बिस्किट ला के दे दीजिए, उनको नमकीन ला के दे दीजिए, उनको ऐसी चीज़ें दे दीजिए जो वक्त वक्त पे खा सकते हो। लेकिन नहीं, आपने इस तरह नहीं किया। वो खाना वहाँ सुबह नाश्ता जाता है, दोपहर में जाता है और शाम को जाता है। वो भी पूरी क्वांटिटी नहीं जा रही है। जाहिर सी बात है, ये सरकारी लोग जो हैं वो एक दिन में सुधर नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे भी वही सब हो रहा होगा जो आप कहते हैं ना कि पैसे चोरी होते हैं, तो उस खाने में भी घोटाला हो रहा होगा। अब वो आदमी भूख की वजह से वहाँ पे मौजूद थे, उनका बराबर कोरोना टेस्ट हो रहा था, वो कोरोना निगेटिव थे, वहाँ पे कोई दूसरा कोरोना का पेशेंट नहीं था। उसके बाद चूँकि डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनको भूख लगी, उनकी शुगर फ्लक्चुएट की और उनका इंतकाल हो गया। ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी एक इंतकाल इसी तरीके से हुआ था, जो वो भी डायबिटिक थे, उनको भी शुगर की प्रॉब्लम थी और भूख लग की वजह से, खाना टाइम पे ना मिलने की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। मेरा सवाल ये है कि आप उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए उनको कोरोना सेंटर में क्वारंटीन कर रहे हैं या उनकी जान लेने के लिए? दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से जो नफ़रत आपने मरकज़ को बदनाम करने के लिए दिखाई थी, जिस तरह के हालात आपने बनाए, जिस तरीके से उनको आपने 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बंधक बना के रखा, उसी का पार्ट 2 है आपका क्वारंटीन सेंटर, जहां जमातियों को पिछले 23 दिन से बंधक बना के रखा गया है, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया है। किसी क्वारंटीन सेंटर से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, किसी क्वारंटीन सेंटर से ये आ रही है कि वहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ कोई मास्क नहीं है, जितने भी लोग हैं सब बिना मास्क के वहाँ घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? आपने अगर उनको रखा तो उनके हर क्वारंटीन सेंटर पे रखा जाने वाला हर आदमी को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए और हर एक को प्रॉपरली आइसोलेट किया जाना चाहिए। क्वारंटीन सेंटर का मतलब ये नहीं है कि एक जगह आप 855 लोगों को बंद कर दीजिए और उनसे कहिए बेटा तुम लोग कुश्ती खोलो, तुम लोगों में कोरोना अब नहीं होगा। उनमें से अगर एक को भी होगा कोरोना तो वो बाकी 800 लोगों को कोरोना होगा। दिल्ली में आपने सुल्तानपुर माजरा में एक EWS के फ्लैट्स थे, वहाँ ले जा कर के आपने 800 लोगों को रख दिया। खाने का इंतज़ाम नहीं था, आज दूसरी मौत हुई है। आप
जब अरविंद गुप्ता जो जहांगीरपुरी के थे, जिनकी बीवी का वीडियो वायरल होता है कि उनको एलएनजेपी अस्पताल में मदद इमदाद नहीं मिल रही है, तो आपके घोड़े खुल जाते हैं, आपके एमएलए दौड़े दौड़े जाते हैं, आपकी बीवी रात में 2 बजे उठ करके उसमें हालचाल पूछती हैं पब्लिसिटी के लिए, या हिंदुओं को दिखाने के लिए, या किसी ख़ास मज़हब के ख़ास तंजीम के लोगों को खुश करने के लिए कि वो आपको आइंदा वोट देते रहे। लेकिन अभी तक मतलब जनाजा वहाँ पे 2 घंटे तक पड़ा रहा और उसको कोई सुध लेने वाला नहीं था। ना तो उनकी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म किया गया सरकार की तरफ से, ना वहाँ डॉक्टर आया, ना वहाँ पे एसडीएम पहुँचा। मेरी ये मांग है कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि ये भूख सिर्फ भूख से मौत नहीं है। अगर भूख से मौत उनके घर पे होती तो मैं शर्मिंदा होता, लेकिन आज पूरा दिल्ली शहर और पूरा हिंदुस्तान शर्मिंदा हो रहा है कि दिल्ली सरकार की कस्टडी में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, वो सिर्फ भूख की वजह से मरते हैं। तो आपको इस बात के लिए पूरी इंक्वायरी करनी होगी, और ये इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाइए आप, क्योंकि आप जिस तरीके से आपने डीएम को मैनिपुलेट किया, मरकज़ के मामले में एसडीएम को मैनिपुलेट किया, जिस तरह आप लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, वो शर्मिंदा करने वाली चीज़ें हैं और वो हमें बर्दाश्त नहीं है। अब आप जिस तरीके से आप एलएनजेपी अस्पताल का वो सरदार जी का वीडियो आया जिसमें वो बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, अस्पताल में उठ नहीं पा रहे हैं कमज़ोरी की वजह से, उनके जिस्म पे पॉटी लगी हुई है, कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ बार बार जाके लोग कह रहे हैं कि आप हमें डॉक्टर बता दीजिए, हमें डॉक्टर बता दीजिए, लेकिन कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो अब आप 1 करोड़ लोगों को राशन बांट दीजिए, आप आंकड़े बताते रहिए 1 करोड़ 70 लाख और मैं 2.5 करोड़, आप 10 करोड़ लोगों को दिल्ली में राशन बांट सकते हैं, मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन इस बात की जवाबदेही आपकी बनती है कि 2 लोग सुल्तानपुरी माजरा के ईडब्ल्यूएस फ्लैट में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है उसमें उनकी मौत भूख से क्यों हुई, और आप अभी तक आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? आपने 31 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरकज़ के लिए, उसमें आपने ये कहा था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ अफसरों ने कार्रवाई नहीं की, वक्त रहते उनको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। वो कुछ लोग नहीं थे, उसमें सबसे पहला ट्वीट आपके विधायक जी ने आपके कहने पे किया था, अमातुल्लाह खान ने। या तो आप अमातुल्लाह खान को झूठ बोलने के लिए, आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए पार्टी से निकालिए, या उनकी शिकायत को सही मानते हुए उन डीएम और एसडीएम को बर्खास्त करिए नौकरी से, और उनके कॉल रिकॉर्ड्स बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नहीं मिली थी। लॉकडाउन की वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा आपको ये एहसास हो जाएगा कि आपने मरकज़ के ऊपर, जमातियों के ऊपर उंगली उठा कर के बहुत बड़ा गुनाह किया है। और ये जो 2 कत्ल हैं जो आपने किए हैं भूखा रख करके, इसके लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे हम। केजरीवाल सरकार के खिलाफ आपने जो है कोर्ट में भी पिटीशन डाली है, उसकी क्या कार्रवाई रही है, क्या उसमें आगे की प्रोसेस है? देखिए, वो पिटीशन जो है 20 तारीख को सुनी गई, और 20 तारीख को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूँकि जो आपने जो चीज़ें मेंशन की हैं वो पूरी पैन इंडिया हो गई है। हमने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से तबलीगियों को, जमातियों को हर जगह के घेरा जा रहा है, कहीं अरेस्ट किया जा रहा है, कहीं पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो ये एक नेशनल इंटरेस्ट का बन गया है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पे वो सब बराबर हैं और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको शक की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, उसको जेल में नहीं डाला चाहिए, उसके ऊपर उसको बदनाम करने के लिए उसको गाली नहीं दी जानी चाहिए, उसको मारपीट नहीं की जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये केस को ये कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट को रिफ़र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए सही जगह है जहाँ पर इसकी सुनवाई की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जिस तरीके से लगातार एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने के लिए, मरकज़ को बदनाम करने के लिए झूठी अफवाह फैला रहे हैं, और जिस तरह की आपने अभी बात हुई कि 2 लोग भूख से मर गए, वो भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। इस तरीके के केसेस जो हैं ये चीज़ बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है।
हिमाचल प्रदेश में दिलशाद नाम का लड़का जो इस पूरे टाइम में जमात में नहीं आया था, उसको इतने ताने दिए गए कि उसने खुदकुशी कर ली। उसका कत्ल भी आपके सर पे है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी बहुत जल्द सुनवाई करेगा, और सुनवाई ही नहीं करेगा, इनके खिलाफ एक प्रॉपर सूटेबल कार्रवाई भी करेगा। हम इनके खिलाफ बहुत जल्दी क्रिमिनल कंप्लेंट करने वाले हैं, जो हिंदुस्तान के हर शहर से की जाएगी कि इन्होंने हमें इस तरह से नुकसान पहुंचाया, हमारे खिलाफ ये बात कही। मैं तबलीगी जमात से हूं, लेकिन मुझे इस तरीके से बदनाम करने के लिए, मेरी सिक्योरिटी को मुझे ख़तरे में डालने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। इसलिए इनके खिलाफ देश में नफ़रत का माहौल बनाने के लिए, एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए, और आईटी एक्ट में 153A-B-C में इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। इसी के बीच में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस तरीके से मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया, जमात को, मरकज़ को, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बदनाम करने की कोशिश की गई और एक निशाना बनाया गया, इसी के बीच में क्या जो लोग पूरे मुस्लिम समाज की, पूरी मुस्लिम माशरे की नुमाइंदगी करने के लिए वहाँ चैनल पे बैठ जाते हैं, जिनको किसी ने चुना ही नहीं है, अगर 10 लोगों से भी उनके बारे में बात की जाए तो वो कहेंगे कि हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो दाढ़ी टोपी रख करके चैनल पे जाके बैठते हैं और ख़ुद भी जलील होते हैं और पूरी कौम को भी जलील कराते हैं। ऐसे लोगों पे क्या रोक लगनी चाहिए? क्या उनको आप कहना चाहेंगे? देखिए, इन पे रोक नहीं लग सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिसमें कहीं ना कहीं ये सरकार भी शामिल है। इनको आप यकीन मानिए, ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। अगर मुसलमानों का नुमाइंदा होगा तो हर मुसलमान उसके पीछे खड़ा होगा। ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता हैं। ये जो दलाल टीवी हैं, गोदी मीडिया है, अर्नब गोस्वामी का पेड मौलाना लोग हैं, ये इनको बताया जाता है कि आज हम ये बात करेंगे, आपको ये बात करनी है, आपको इस तरह से आज गाली खानी है, आपको इस तरह से हिंदू के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना, आपको हिंदुस्तान के बारे में इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जिससे जा कर के जो है नफ़रत का माहौल बढ़े। आप यकीन करिए, अगर आप हिंदुस्तान में 10,000 लोगों से ये सवाल पूछिए, हिंदुस्तान में 10,000 लोगों से ये सवाल पूछिए, क्या आप इन मौलानाओं को अपना नुमाइंदा समझते हैं, तो आपको जवाब में जितनी गालियां सुनने को मिलेंगी, जितनी आपको नाराज़गी उठानी पड़ेगी, वो शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। हर मुसलमान इनसे नाराज़ है, हर मुसलमान इनको रोकना चाहता है, लेकिन ये इनके पीछे चूँकि सरकार है, इसलिए इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से इनको रोका जाएगा। क्या तरीके हैं? देखिए, अब जब ये नहीं मानेंगे तो जाहिर बात है कि लोगों में गुस्सा है। जैसे मैं आपको बताऊं, शोएब जामई है एक फर्जी, वो टीवी पे जाकर के जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कहता था तो कहता था मैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं। वो जाकर के उल जलूल बात करता था, वो हिंदुओं को बुरा कहता था। अरे हमारी हिंदुओं से लड़ाई थोड़ी ना थी, ना है, बिल्कुल। और वो जाके वहाँ पे इस तरह की बात करता था। फिर वो अब जो है वो मरकज़ का प्रवक्ता बन गया। मरकज़ के लोग कह रहे हैं शोएब जामई का मरकज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो मतलब पता नहीं कौन सा मुसलमान है, जब ये चैनल पे जिस वक्त डिबेट कर रहा होता है तो उस वक्त अजान हो रही होती है। आप अमीश देवगन के प्रोग्राम की बात कर लीजिए, 8 बजे 7 बजे इस वक्त अजान हो रही होती है और ये वहाँ बैठ कर के डिबेट कर रहा होता है, घर पे बैठा रहता है, अपने डिबेट कर रहा होता है। तो ये फर्जी जो हैं इस तरीके के, कोई एक गरीब नवाज़ फाउंडेशन है, वो मौलाना अंसार रज़ा है, उसकी फाउंडेशन में क्या काम होता है ये किसी को नहीं पता, वो सिर्फ चंदा गुआही का काम करता है। इसी तरीके से एक और हमारे दोस्त थे, उनको हमने जमात इस्लामी में पकड़ लिया। हमने कहा भाई इस तरह की बातें मत किया करिए, लड़के बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने क्या कर लोगे? मैंने कहा कोई पीट पाट देगा, कोई उल्टी सीधी बात कर सकता है आपके साथ, कोई बदतमीज़ी कर सकता है, बच्चे हैं, उनके जज्बात को मत ठेस पहुँचाइए, और आप जो कर रहे हैं वो भी गलत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि परवेज़ भाई जल्दी से पिटवा दो, सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब जो आदमी सिक्योरिटी पाने के लिए अपने आप को पिटवाना, अपने आप को जलील करवाना चाहता है, तो ऐसे जलील लोग तो मुसलमानों के नुमाइंदे हो ही नहीं सकते। ये चैनल से पे बैठ करके जितनी गालियाँ खाते हैं, जितनी देर गालियाँ खाते हैं, उससे ज़्यादा देर वहीं पे चेक लेने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ए मुल्ले इधर आ, इस तरह की ज़बान सुनते हैं ये लोग।
अगर ये इतने काबिल हैं तो आएँ, यहाँ पे एक इज्तिमा करें, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करें मुसलमानों में, ओखला में आकर के, यहाँ पे जो वो चैनल में बात कहते हैं यहाँ पे कहें। चैनल से तो वो बिना पिटे वापस आ जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर ओखला में, सीलमपुर में, मुजफ्फराबाद में, ये मुस्तफ़ाबाद में, या जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली, कहीं भी जाकर के वो इस तरीके से जाकर के किसी हिंदू के बारे में, किसी हिंदुस्तान के बारे में इस तरह की गैर वाजिब बात करेंगे, गलत बात करेंगे, तो वहाँ पे इनकी हड्डियों का चूरा नहीं मिलेगा। मुसलमान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप हमारी नुमाइंदगी करते वक्त ये भूल जाएं कि हम किसकी उम्मत हैं। हमें नफ़रत नहीं सिखाई गई है, हमने अपने अखलाक से दुनिया को जीता है। और आप जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, वो आप आरएसएस का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से एक अपील है कि फ़ौरन इन गोदी मीडिया चैनल पे जाना बंद कर दीजिए, वरना लॉकडाउन के बाद आपको नॉकडाउन कर दिया जाएगा। आप ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक बचिएगा और ना ही आप अपने आप को इस समाज में साबित कर पाइएगा। अगर आपको किसी मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन होना है तो ये आपके लिए ठीक बात है, आप इससे तौबा कर लीजिए। और अगर आपने अपनी वसीयत में ये लिख लिया है कि आपको जलाया जाना है तो फिर आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। अगर मैं आप ही से जानना चाहूँ कि किस तरीके से मतलब रोकने की कोशिश की जाएगी इनको। मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ बच्चे थे, उनके साथ यहीं पे खड़ा था शाहीन बाग में, तो वहाँ पे एक वकील साहब भी थे। तो लड़के कह रहे थे हम मार देंगे, हम पीट देंगे इनको, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं रोक रहा था, भाई नहीं मारो पीटो नहीं, मारना पीटना हमारा अखलाक नहीं है, हमें मारना पीटना नहीं चाहिए। संविधान के भी खिलाफ। हाँ, संविधान जाहिर बात है, कानून का तो की इज्जत करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कहीं वही करना चाहिए जो हिंदुस्तान में आज तक होता है। एक वकील साहब खड़े थे, उन्होंने कहा यार अगर तुम इनका मुंह काला कर दो तो इसमें कौन सी दफ़ा लगेगी, इनको मुंह काला करो, इनके गले में वो डालो, पट्टा डालो, तख्ता डालो कि मैं कौम का गद्दार हूँ, कोई धारा नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं होगा। आप अपना विरोध प्रकट करिए, कहीं जा रहे हो तो आप इनके पीछे पीछे नारे लगाते हुए घूमिए। ये तो मैंने कहा ये गैरकानूनी नहीं है, कहने कहा गैरकानूनी तो है, लेकिन इससे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। जब ये इनके कपड़े उतारे जाएंगे बाज़ार के अंदर, तब इनको ये एहसास होगा कि मुसलमान इनके कितना ख़िलाफ़ हैं, तब इनको समझ में आएगी। आप इनका सोशल बाइकॉट कर दीजिए, आप इनका हुक्का पानी बंद कर दीजिए, आप इनसे ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए। आप ये देखिएगा, आप इनको ये कहाँ जाएंगे फिर, ये जाकर या तो वीएचपी के आश्रम में जाके रहेंगे या आरएसएस की किसी कुटिया में जाके रहेंगे। मुसलमानों के इलाके में रह करके इस तरह का अगर आप जहर फूकिएगा तो ये आपको तो नहीं करेंगे, हम आपको नहीं करेंगे। आप मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बात कहते हैं हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर वो इस तरह से करते हैं तो हम जाहिर बात है हम वही काम करेंगे जो भगत सिंह ने किया था। और मेरी तो अपील है कि वो इस तरह से ना करें, हमें मजबूर ना करें कि हम उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लें। हम उनके पास जो हमारे संविधान अधिकार देता है उस तरह के तमाम काम करेंगे, उन्हें रोकेंगे। और अब अगर वो नहीं रुकेंगे तो उनको ताकत से भी रोका जाएगा। तो सुनिए आपने परवेज़ अहमद साहब की ये पूरी बात, और जिस तरीके से कुछ मुस्लिम चेहरे चैनल पे बैठकर के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि देखने में लोगों को लगता है कि ये हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उनको जानते तक नहीं हैं और वो पूरे मुस्लिम समाज का चेहरा बन के वहाँ पर भड़काऊ बातें करते हैं, बहसबाजी करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये नफ़रत का जो माहौल है और बढ़ता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो ऐसे लोगों का भी जो है बायकाट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोग चैनलों का बायकाट कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी रोकने की ज़रूरत है जो पूरे मुस्लिम समाज की वहाँ जाकर के नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निसामी।